नमस्कार। एक बार पुनः मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से डॉक्टर शफकत राना आपका एक और लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके टूल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 2 टूल्स की स्टडी की, 2 टूल्स के बारे में चर्चा की। एक टूल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स था और दूसरा टूल था वेक्टर, जिसमें हमने स्पेसिफिकली प्लास्मिड वेक्टर्स के ऊपर चर्चा की। पुनः आपसे कहूंगा, पुनः निवेदन करूंगा, जो भी ये लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको ई कंटेंट के, कृपया उनको आप पूरा देखें। शंका हो तो प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकते हैं। आइए आज हम कुछ और टूल्स जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। और इन दूसरे प्रकार के जो टूल्स हैं उनमें से सबसे पहला टूल आता है कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये एंजाइम्स सामान्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से भिन्न होते हैं, लेकिन ये भी उतने ही महत्व के होते हैं। और उसमें हम सबसे पहला जो एंजाइम पढ़ रहे हैं वो है आपका डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज जो है इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेजेस भी कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो निक्स होते हैं, यानी जो उनके कट एंड्स होते हैं, और जैसा आपको मैंने पिछली लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ाते वक्त बताया था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को कट करते हैं तो उसके स्टिकी एंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके जो एंड्स होते, किनारे होते हैं, उनको निक्स कहते हैं। तो जब ये ऐसे 2 डीएनए के टुकड़े जिनके की निक्स पाए जाते हो उनको जोड़ने का कार्य करते हैं और उनको हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिवली जिस डीएनए लाइगेज के बारे में स्टडी किया गया है वो है ई कोलाई का और फेज T4 का डीएनए लाइगेज, और ये बहुत ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोगों में प्रयुक्त किया गया है। और सबसे पहले वैज्ञानिक जिसने कि 2 डीएनए खंडों को जोड़ने में डीएनए लाइगेज की भूमिका को बताया था वो थे मर्ट्ज एंड डेविस। और इस प्रकार से ये आपके पहले ऐसे दूसरे प्रकार के एंजाइम्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगले जो अन्य एंजाइम्स की श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं मेरे इस लेक्चर में वो हैं आपके एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए के अणुओं का, खास तौर पे जो वेक्टर के डीएनए होते हैं, यानी जैसे आपका प्लास्मिड डीएनए है, उनके अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करते हैं। जब हम क्लोनिंग करते हैं डीएनए की तो जो वेक्टर डीएनए है उनका खुद का आपस में जुड़ने को रोकने का कार्य एल्केलाइन फॉस्फेटेज करते हैं। अर्थात जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे करके किसी प्लास्मिड डीएनए को कट्स में तोड़ दिया है, तो जब तोड़ने के बाद वो वापस से जुड़ ना जाए, लाइगेशन ना हो जाए उनका, उसको रोकने का काम एल्केलाइन फॉस्फेटेज करते हैं। ये दे क्लीव्ड वेक्टर मॉलिक्यूल्स एंड और उसको उनका जो सेल्फ सर्कुलराइजेशन है उसको प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? तो जैसा आपके पास ये तीसरे पॉइंट में स्लाइड में डिस्प्लेड है कि जो एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस हैं दे रिमूव द टर्मिनल 5' फॉस्फेट ग्रुप। ये सीधा कार्य करते हैं कि जो कट लगने के बाद जो डीएनए खंड उत्पन्न होता है, डीएनए खंड के 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। और जब
जब याद रखें आप कि जब भी कभी दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, लाइगेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसको कि हम कहते हैं कि जो निक एंड है, जो कि सिरा है, उसके ऊपर 5 प्राइम जो सिरा है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का होना आवश्यक है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही होगी। तो उस फॉस्फेट ग्रुप को ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर सेल्फ लाइगेट नहीं होंगे, अपने आप से जुड़ेंगे नहीं। The single nick that remains at each of the two ends of the DNA insert is sealed in vivo when the recombinant DNA molecules are inserted into a host cell. प्रश्न ये आता है कि जब भी कभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो स्वयं क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, तो उसका एक यही जवाब बनता है कि जो दोनों सिरे होते हैं, जो आपके डीएनए रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद, अर्थात दो भिन्न डीएनए को जोड़ने के पश्चात, तो उनके पास 5 प्राइम सिरे पर फॉस्फेट समूह होता है, इसलिए वो परस्पर सरलतापूर्वक जुड़ जाते हैं। तो ये हुए एंजाइम्स की कैटेगरी में दूसरे प्रकार के ऐसे एंजाइम जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में लिए जाते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला हुआ डीएनए लाइगेज और दूसरा हुआ आपका एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अब आते हैं आपके पास और तीसरे प्रकार के एंजाइम्स जिनको हम S1 न्यूक्लियस कहते हैं। ये तो छोटे से काम रखते हैं, और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या जो होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं, मतलब उनको समाप्त करने का काम करते हैं, खासतौर पे जो उनके कोएजिवेंट्स होते हैं और जो कोएजिवेंट्स को हटा करके, मतलब जो एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस बेसेस निकली रहती हैं स्टिकी एंड्स की, उनको हटाने का काम करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं ब्लंट एंड्स में। यानी कि ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर देंगे तो उनको फिर जोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से एक और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है माना गया है। ये आपकी विशेष करके cDNA लाइब्रेरीज बनाने में बहुत मदद करते हैं। इनकी खोज एच टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। ये एंजाइम वो हैं जो कि mRNA टेम्पलेट से डीएनए निर्माण का कार्य करते हैं। mRNA टेम्पलेट mRNA जो है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 5 कैटेगरी के एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो दूसरे टूल्स हैं उनमें से एक और आता है लिंकर्स। ये छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, और ये इनके पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके एक या अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स भी होती हैं, और इनको जोड़ करके, बच्चों याद रखना, जब दो डीएनए खंडों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पृथक किया जाता है और ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है कि जिससे कि ब्लंट एंड्स उत्पन्न होते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनको जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर लिंकर मॉलिक्यूल को ले जाकर के ब्लंट एंड्स पर ले जाकर के जोड़ा जाता है, और फिर जोड़ करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, स्टिकी एंड्स में। तो जैसे आपकी स्लाइड पर लिंकर्स के नाम प्रदर्शित हैं, इको R1 लिंकर और SAL1 लिंकर्स। ये लिंकर मॉलिक्यूल इस प्रकार से किसी भी ब्लंट एंड्स वाले डीएनए टुकड़े को स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। फिर कुछ शटल वेक्टर्स हैं, और ये वो शटल वेक्टर्स हैं जिनके पास की दो रेप्लिकेशन के ओरिजिन स्थल या ORI साइट्स होती हैं, और इनको भी होस्ट सेल के अंदर डाल करके काम में लिया जाता है। जो चौथा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वो टूल है जहां पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ला करके इंसर्ट कराया जाता है, समावेशित कराया जाता है दो कार्यों में से किसी एक कार्य के लिए, या तो क्लोनिंग के लिए या फिर उस जीन के उत्पाद यानी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए। तो ये जो टूल है वो है आपका परपोषी कोशिका होस्ट सेल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनको फैक्ट्रीज ऑफ क्लोनिंग भी नाम दिया जाता है, और ये बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है
उसको कैरी करने का काम करते हैं, और उसको जीन उत्पाद प्राप्त करने के लिए या उसकी क्लोनिंग करने के लिए। ज़्यादातर होस्ट सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स की जो होती हैं वो बैक्टीरिया होती हैं, और यूकैरियोट्स में फंजाई, एनिमल और प्लांट सेल्स भी हो सकती हैं। अब देखिए, जो होस्ट वेक्टर्स होते हैं वो दो तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि या तो होस्ट सेल को एज ए क्लोनिंग काम में लिए जा सकते हैं प्रोपेगेशन करने के लिए, या फिर नहीं तो जीन एक्सप्रेशन करने के लिए। जीन एक्सप्रेशन का मतलब जो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से जो डीएनए खंड उसमें पहुंचाया जा रहा है, उसके उत्पाद प्राप्त करने के लिए, या फिर नहीं तो उसकी मल्टीप्लीकेशन अर्थात प्रोपेगेशन करने के लिए। तो इस प्रकार से हम ये, जैसा कि यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित था, ये चौथा टूल है, और इसको हम होस्ट सेल या परपोषी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये कुल मिलाकर के चार भिन्न प्रकार के दूसरे टूल्स हुए, जबकि पहले हम दो और टूल्स पहले पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और आपके वेक्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर भी आपका उपयोगी साबित होगा। वही, यदि कोई शंका है तो आप पुनः प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू।